नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9 के लिए हम एक नया टॉपिक लाए हैं संचयन से। तो संचयन पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 है स्मृति। तो हम स्मृति पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले दिनू चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। तो स्मृति चैप्टर पढ़ने से पहले हम देखेंगे इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है श्री राम शर्मा। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का सामान्य परिचय जान लें। श्री राम शर्मा का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 1967 में हुआ, यानी 67 में हुआ। अपने जीवन के आरंभिक काल में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाने का कार्य किया और उसके बाद विशाल भारत के अखबार के पत्रिका के ये संपादक रहे, एडिटर रहे। उसके बाद इन्होंने शिकार साहित्य में काफी सारी पुस्तकें लिखी और उसके अग्रणी लेखक के रूप में रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिकार, जो कि शिकार साहित्य से ही है, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 यानी 1942 सन 42 के संस्मरण यानी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन या 1942 के बारे में जो भी आंदोलन हुए थे उसके बारे में इन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है। तो बच्चों, लेखक के बारे में सामान्य जानकारी लेने के बाद हम बात करें स्मृति की। स्मृति यानी कि यादें। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों को लिखा है और कुछ संस्मरण हमारे लिए, कुछ यादें, कुछ स्मृति हमारे लिए ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचकर हम एक बार को कांप जाते हैं, डर जाते हैं कि अगर उस जगह पर ऐसा हो गया होता तो क्या होता। और कुछ यादें होती हैं जो हमें जीवन भर याद रहती हैं। तो हम आज के इस चैप्टर में यही देखेंगे कि लेखक जो है वो अपनी स्मृति में उसे बचपन के कौन से दिन याद आते हैं और उन्होंने कौन से दिनों का इसमें उल्लेख किया है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 स्मृति। तो बच्चों, आज हम देखेंगे स्मृति चैप्टर। देखते हैं इसमें लेखक अपनी यादों के को याद करके क्या कहना चाहता है। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा, यानी 1908 की बात कर रहा है लेखक, जब दिसंबर का लास्ट था और जनवरी प्रारंभ होने वाला था, यानी नया साल प्रारंभ होने वाला था। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा यानी कड़ी सर्दी। कड़ी सर्दी का जो 15 या 20 दिन का टाइम होता है उसे चिल्ला जाड़ा कहते हैं, यानी बहुत भयंकर ठंड उस दौरान पड़ती है। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, और सर्दियों में जब बूंदाबांदी हो जाए तो ठंड और अधिक बढ़ जाती है, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। शीत माने सर्दी की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, यानी शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे, लेखक कह रहा है। कई साथियों के साथ में झलबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था, यानी गांव में लेखक और उसके कुछ साथी जो बचपन की बातें बता रहे हैं कि ऐसी ठंड में 3:30-4 बजे के समय हम झलबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा। गांव से गुजरने वाले एक आदमी ने लेखक को जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर, यानी घर में जो बड़े भाई साहब थे उनकी मार का डर था, इसलिए सहसा सहमा हुआ सा चल रहा था। इसलिए सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा चल रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है, यानी कि मुझसे कौन सी गलती हो गई है कि बड़े भाई साहब ने बुलाया है। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी नहीं हो रही है, यानी बेर खाने के अपराध में ही तो कई बड़े भाई साहब डांटने वाले नहीं हैं। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी जरूरी है। जब घर आके लेखक ने बड़े भाई साहब को देखा कि वो
कुछ चिट्ठियां लिख रहे हैं, टेबल पे चिट्ठियां रखी हैं, तो उनका डर कुछ कम हुआ। इतने में बड़े भाई साहब ने उन्हें बुलाकर कहा कि गांव के पास जो डाकघर था, मक्खनपुर डाकघर, वहां जाकर इन पत्रों को डाक पेटी में डालाओ ताकि शाम की डाक से ये पेटियों में डाक चली जाए। और सर्दी का टाइम था, अंधेरा जल्दी हो जाता, इसलिए भाई साहब ने कहा कि तेजी से जाना जिससे शाम की डाक से ये निकल आए, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है और शाम को डाकिया कहीं ऐसा ना हो कि डाक पहले ही ले जाए, इसलिए जल्दी जाना भाई साहब ने कहा। और कहा साथ ही कि ये चिट्ठियां बड़ी जरूरी हैं, आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें तुरंत ले जाओ। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, यानी सर्दी के दिन तो थे ही, उस पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसके प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, मज्जा माने अंदर हड्डियों तक ठिठुरा रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। पहले समय में छोटे लड़के भी अक्सर धोती पहना करते थे, इसलिए लेखक ने कहा कि हमने कानों को धोती से बांधा। मां ने बुझाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए, यानी चबाने के लिए भुने हुए चने। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र के राइफल से भी नहीं। यानी उस समय में हमें डंडे से इतना मोह था जितना इस उम्र में राइफल से भी नहीं, यानी बड़े होके राइफल से भी जितना नहीं था जितना मोह हमें बचपन में उस डंडे से था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, यानी इस डंडे से लेखक पहले भी काफी सारे सांपों को मार चुका था, भगा चुका था। तो बच्चों, लेखक ने कहा कि जो उसका वाहन था, जो उसका डंडा था, वो सांपों के लिए नारायण वाहन बन चुका था, यानी कई सांपों को वो मार चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, यानी हर साल स्कूल और मक्खनपुर के बीच जब वो स्कूल जाते थे तो आम के पेड़ों से इन डंडों की सहायता से वो पेड़ से आम तोड़ लेते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था, यानी ये जो निर्जीव डंडा था वो उन्हें सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन यानी खुशी खुशी हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे, यानी दोनों भाई शाम के समय बड़े भाई से चिट्ठी लेकर मक्खनपुर डाकखाने की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। टोपी में रख लिया चिट्ठियों को क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। और इस तरह से वो मक्खनपुर की ओर आगे बढ़ने लगे। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा था। यानी रास्ते में एक गहरा कुआं था और सभी बच्चों को पता था कि इस कुएं के अंदर एक काला भयंकर सांप पड़ा हुआ है, क्योंकि कुआं सूखा था, उसमें पानी नहीं था और किसी तरह से वो सांप उस कुएं में गिर गया था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। इसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर पड़ा था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। यानी 2 महीने पहले ही लेखक और उसके भाई को पता चला था कि इस कुएं में एक सांप है। तो कह रहा है कि सांप के बारे में हमें 2 महीने पहले ही पता चला था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी टोली पूरी वानर टोली थी, यानी हम बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं से उसकने की यानी कि फुंकारने की, उचकने की
सूझी, यानी कुएं में उचकने की सूझी। एक बार देख ले झांक कर कि कुएं में क्या है। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था, यानी सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। उचक कर झांका, कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका की। कुएं में एक ढेला फेंका, खाली जगह पर या पानी में पत्थर फेंकना बच्चों को अच्छा लगता है, और लेखक ने भी उचका और कुएं में एक ढेला फेंका की, अचानक की। उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा न थी, यानी ये कुएं में उचककर एक ढेला फेंक कर ये देखना चाहते थे कि आवाज कैसी आती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा न थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई दी, यानी सांप की फुंकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो इस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाए, यानी अचानक से आश्चर्यचकित से सब लोग भयभीत हो गए। अचानक से देखने लगे कि आवाज काहे की है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए, यानी सभी बच्चों ने झांक कर देख लिया कि कुएं के अंदर एक काला सांप है, और अब सभी बच्चों ने उछल उछल कर उस पर ढेला फेंकना शुरू किया, ताकि सांप की फुंकार को सुनकर वे सभी लोग मजे ले सकें। और सांप क्रोधित होकर फुसकारने लगा, और ये सब इसमें बच्चे जो थे वो सभी ढेला फेंक कर मजे लेने लगे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय, यानी लेखक कह रहा है कि गांव से जब हम मक्खनपुर जाते यानी स्कूल पढ़ने जाते, और मक्खनपुर से जब घर के लिए लौटते यानी स्कूल से जब घर को लौटते, तो प्राय माने अक्सर ही, प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था, क्योंकि डर लगता था लेखक को कहीं टोपी भी ना गिर जाए। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, यानी जिस बच्चे के ढेले फेंके जाने पर सांप फुक्कार मार देता, ये अपने आप में एक बड़ा काम लेखक और उसके साथियों को महसूस होता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, यानी शाम को जब लेखक और उसका भाई चिट्ठियां लेकर जा रहा था, तो शाम को भी वह जैसे ही उस कुएं के पास से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति यानी आदत जागृत हो गई, यानी वो आदत जो थी कुएं में ढेला डालने की वो जागृत हो गई इच्छा, और मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ही हो लिया, जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है, यानी बड़ी हिरणों के पीछे जैसे उनके छोटे बच्चे हो लेते हैं, उसी प्रकार से छोटा भाई भी बड़े भाई के साथ पीछे पीछे हो लिया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। ऐसा करते के साथ ही, यानी टोपी तो उठा ली, टोपी उतारते हुए एक सांप को ढेला फेंका, और जैसे ही बच्चों उसने टोपी उतारी, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि टोपी के अंदर तो चिट्ठियां थी। टोपी उतारते ही उसके टोपी से वो चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर से तो समझ लो बिजली ही गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं, किंतु टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई यानी घूमती हुई, कागज हमेशा घूमता हुआ नीचे पहुंचता है, तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर पड़ी थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाए, यानी कहा कि अकस्मात ही, अचानक ही इतनी भयंकर घटना मेरे साथ हुई, क्योंकि वो बड़े भाई साहब
को क्या जवाब देते। जैसे ऐसा लगा कि जैसे घास खाते हुए हिरण को अचानक से गोली लग जाए और वो उसकी आत्मा ही निकल जाए और वह तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गईं, मेरी तो जान ही निकल गई। लेखक ने कहा कि वो टोपियां क्या गिर गई, समझ लो मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, किंतु मैं बच गया। यानी उन चिट्ठियों को पकड़ने के चक्कर में लेखक स्वयं कुएं में गिर सकता था। उसने पकड़ने की कोशिश की किंतु वो पकड़ नहीं पाया और इस झपट्टा मारने के चक्कर में लेखक को लगा कि वो झटके से नीचे ही गिर जाता, लेकिन वो थोड़ा संभल गया और बच गया। बच्चों, इस चित्र में भी साफ दिखाई दे रहा है कि लेखक जो है उसके हाथ में टोपी है और उसकी टोपी से गिरी हुई 3 चिट्ठियां कुएं में जा रही हैं। बाहर पीछे खड़ा छोटा भाई देख रहा है और लेखक बिल्कुल घबराया हुआ सा दिख रहा है। तो बच्चों, आपने देखा इस चैप्टर में किस तरह से जो है बच्चे बचपन में नटखट शरारतें करते हैं और कभी कभी उनकी जान को भी बनाती है। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे का शेष भाग अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।